Good morning, friends. There are certain changes in some of the accounting standard which is applicable for May 2017 exam onwards. So we will cover those changes. The rest part is already covered in the accounting standard videos, right? Now we will see the changes in AS4 and AS29. AS4, contingencies and event occurring after the balance sheet date. The new AS4, that is amended AS4, only few paras have been amended, right? 14, para 14. If an enterprise declares dividend after the balance sheet date, the enterprise should not recognize those dividend as a liability at the balance sheet date unless a statute requires otherwise. Such dividend should be disclosed in notes. It will have impact even in your company financial statement chapter, right? Company financial statement chapter, that will have a small impact in case they give you proposed dividend in the adjustment. In old AS4, what it was, para 14 used to say, dividend is stated to be in respect of the period covered by the financial statement which are proposed or declared by the enterprise after the balance sheet date but before approval of the financial statement should be adjusted. अब इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये समझ में आ जाए सिंपल लैंग्वेज में, इसलिए हमने नीचे एक एग्जाम्पल दिया है. तो लेट अस सी दैट एग्जाम्पल, उससे क्लियर हो जाएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है. एग्जाम्पल, for the financial year ending 31st March 2016, dividend proposed in May 2016 before approval of the financial statement. तो ईयर क्या है 2015-16, 2015-16 अकाउंटिंग ईयर के लिए डिविडेंड है. पर डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, प्रपोज कब करते हैं डायरेक्टर्स, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट असरटेन करते हैं, उस समय वो प्रपोज करते हैं और फिर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं या डिक्लेयर करते हैं. तो शेयर होल्डर ने इसको डिक्लेयर किया होगा मई के बाद, मई 2016, तो वो अकाउंटिंग ईयर कौन सा आ रहा है 2016-17. डिविडेंड कौन से ईयर के लिए है 2015-16 के लिए. तो पहले हम क्या करते थे, ओल्ड AS4 के हिसाब से उसको हम 2015-16 में अकाउंट करते थे, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट करके प्रपोज डिविडेंड में क्रेडिट कर देते थे. अब न्यू AS4 के हिसाब से हम उसको 2015-16 में अकाउंट नहीं करेंगे, सिर्फ उसको नोट्स में डिक्लेयर कर देंगे कि प्रपोज डिविडेंड इतना इतना है, राइट. उसको हम अकाउंट करेंगे 2016-17 में, जब हम उसको यानी एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर द्वारा डिक्लेयर हो जाएगा तब. AS29, provisions, contingent liabilities and contingent asset. इसमें थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है. एज ए स्टूडेंट आपको प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है, नहीं जा सकता, वो अलग बात है, बट उसको समझाने के लिए हमने उसमें एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन भी बनाए हैं. तो न्यू पैरा 35 क्या बोलता है, पहले वो देखेंगे. न्यू वाला पैरा 35, the amount recognized as a provision should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet date. The amount of a provision should not be discounted to its present value. ये पहले भी था, should not be discounted, right? As it is absolute terms में लो. Except, अब ये नया चेंज हो गया, जो अंडरलाइन किया है, this is the new thing. Except in case of decommissioning, restoration and similar liabilities that are recognized as cost of property, plant and equipment. जब आप AS10 का वीडियो देखेंगे तो AS10 में जो हम कैपिटलाइजेशन करते हैं, तो नॉर्मली हमारा जो कंसेप्ट होता है कि एसेट को रेडी करने तक के लिए जो जो एक्सपेंडिचर नेसेसरीली इनकर किए जाते हैं वो सब कैपिटलाइज करते हैं, दैट मीन्स एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं. अभी न्यू इसमें उन आइटम्स में ये भी एक आइटम्स है कि डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज दैट आर रिकॉग्नाइज्ड
क्योंकि जब कई एसेट हो सकते हैं हैजार्डस नेचर के प्लांट्स वगैरह, जिनको जब आप रिमूव करेंगे तो आपको साइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, उसमें वहाँ पर और एक्सपेंडिचर होंगे, तो दैट में भी सिग्निफिकेंट। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी अभी से कैपिटलाइज करेंगे, जबकि वो इनकर कब करने वाले हैं, आप पे कब करेंगे उनको, जब वो एसेट को आप डीकमीशन करेंगे यानी रिमूव करेंगे, तब एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, ऐसी लायबिलिटीज को आपको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में कॉस्ट ऑफ एसेट में डेबिट करने का है, राइट। तो वो एब्सोल्यूट टर्म्स में मान लीजिए कि आपका एक्सपेंडिचर 10 साल के बाद होने वाला है 10 लाख रुपए, तो आप 10 लाख रुपए आज उसको एसेट की कॉस्ट में नहीं लेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को लेंगे। इस पे हमने आगे इलस्ट्रेशन बना के बताया आपको। द डिस्काउंट रेट, जिस रेट से आपको डिस्काउंट करना है, शुड बी ए प्री टैक्स बिफोर टैक्स रेट that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the liability. The discount rate should not reflect risk for which future cash flow estimates have been adjusted. Periodic unwinding of discount should be recognized in the statement of profit and loss. तो आपने वो एक्सपेंडिचर फोरकास्ट करते समय जिन रिस्क को के हिसाब से कैश फ्लो का एडजस्ट किया होगा, तो उनका इफेक्ट वापस से डिस्काउंट रेट में नहीं होना चाहिए, ये वो बोल रहा है। और ये अनवाइंडिंग कैसे होती है वो आपको एग्जाम्पल से दिखाएंगे तो जल्दी क्लियर होगा, समझिएगा। ठीक है, इसका मतलब नया AS 29 जो बोलता है कि वो डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन ऑफ साइट और सिमिलर नेचर के जो एक्सपेंडिचर आपको इनकर करना है जब उस एसेट को आप यूज से हटाएंगे, उसको प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में लेंगे, उसको डिस्काउंट करके लेंगे। ऐसा प्रोविज़न पहले के AS 29 में नहीं था, क्योंकि AS 10 में भी पहले ऐसी कॉस्ट को इंक्लूड करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं था। अब देखिए इस पे एग्जाम्पल, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका मतलब है। सपोज प्रोविज़न फॉर सच कॉस्ट इज ₹5 लाख टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम नाउ। मान लिया कि 5 साल के बाद इस एसेट को डीकमीशन करना है, हटाना है, तो उस समय हमको 5 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर लगेगा उसको डीकमीशन करने के लिए, उस साइट को नॉर्मल बनाने के लिए। डिस्काउंट रेट 12% इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% फॉर 5 ईयर। ये पीवी फैक्टर वगैरह सब आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ी हुई चीज़ है, तो इस पर मैं उसको ज़्यादा एलिब्रेट नहीं करूँगा। ठीक है, तो 5th ईयर का पीवी फैक्टर मतलब 0.567427 जो है, ये 5th ईयर के 1 रुपी की आज की वैल्यू है। मतलब 1 रुपी एट द एंड ऑफ 5th ईयर इज इक्वल टू 56 पैसा अप्रोक्सीमेटली टुडे। तो 5 लाख इज इक्वल टू 2,83,713। तो हम एसेट की कॉस्ट में कितना अमाउंट इंक्लूड करेंगे, 283, और उसकी लायबिलिटी क्रिएट कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर अभी तो हुआ नहीं है, वो तो आपको करना है एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अब ये जो 283 की लायबिलिटी है, इसको आप हर साल इंटरेस्ट ऐड करते जाएंगे 12% के रेट से, उसी को बोलते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आप हर साल जब 12% उस पर एक्यूमुलेट करते जाओगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर इट विल बिकम 5 लाख। इसका मतलब आज एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा 283, और बाकी जो है वो उतने पीरियड तक आपने उस अमाउंट को स्पेंड नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड होते जा रहा है। ठीक है, वो लायबिलिटी आपकी एक तरह से जैसा समझ लीजिए कि जैसे लोन है जिसको आप 5th ईयर के एंड में रिपे कर रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट उस पर ऐड होते जा रहा है। फाइनेंस चार्जेस और इंटरेस्ट कॉस्ट, ये पहली एंट्री भी देख लीजिए। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, फिर फाइनेंस चार्जेस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फाइनेंस चार्जेस या इंटरेस्ट बोलिए, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी ऐसी एंट्री पास करोगे, अब इंटरेस्ट का फिगर बदल जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपने 283 पे कैलकुलेट किया था, राइट। अब क्या होगा कि 283 में 34 ऐड हो जाएगा, तो द अमाउंट विल बिकम 317,759। उस पर आप 12% लीजिए, राइट। इस तरीके से आप 3rd, 4th, 5th ईयर में ऐड करते जाइए, तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर इट विल बिकम 5 लाख, और वो 5 लाख एक्सपेंडिचर आप इनकर करोगे फॉर डीकमीशनिंग ऑफ दैट एसेट। इसी से रिलेटेड 73 नंबर पैरा में भी चेंज है। All the existing provision for decommissioning, restoration and similar liabilities, ये जो पिछला पैरा था अपने उससे रिलेटेड, should be discounted prospectively with the corresponding effect to the related item of property, plant and equipment.
तो इसको आपने पहले, ये पैरा नहीं था, तो ये एक तरह से क्या हो गया, जो एग्जिस्टिंग आइटम है उसके लिए। एग्जाम्पल देखिए, सपोज बैलेंस ऑफ अनडिस्काउंटेड प्रोविजन फॉर सच कॉस्ट क्रिएटेड अर्लियर एज पर ओल्ड एयर्स इज ₹6 लाख टू बी इनकर्ड एट द एंड ऑफ 3 years फ्रॉम नाउ। डिस्काउंट रेट 12% इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। अब ये 6 लाख आपने एब्सोल्यूट टर्म्स में ले लिया था, लेकिन अब अपने को डिस्काउंट करना है। पहले डिस्काउंट का रिक्वायरमेंट नहीं था, अब डिस्काउंट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% फॉर 3 years, क्योंकि 3 साल के बाद इसको पे करना है, तो 71 पैसा अप्रॉक्सीमेटली। तो 6 लाख की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई, 427। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने ऑलरेडी 6 लाख डेबिट किया है, जबकि नए AS 29 के हिसाब से ऐसी लाइबिलिटी को डिस्काउंटेड लेना था, तो वो अमाउंट आता है 427 आज के टर्म्स में। तो आप 172 जो एक्सेस आपने डेबिट कर चुके हो उसको रिवर्स कर दो। तो इसलिए प्रोविज़न में डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट, ठीक है। और फिर हर साल वैसे आप इंटरेस्ट उसमें चार्ज करते जाओ। तो इस ईयर के एंड में आप ये इंटरेस्ट चार्ज करोगे 51,248, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर में ऐसी करोगे तो 3rd year के एंड में पहुंचते पहुंचते लाइबिलिटी वापस कितनी हो जाएगी, 6 लाख। और उस समय इस एसेट को डीकमीशन करोगे। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है AS 29 कि ऐसी जो डीकमीशनिंग की लाइबिलिटी है, मतलब जो एसेट के टर्मिनेशन के समय इनकर होने वाली है, जब आप न्यू एसेट बनाओगे तो भी उस लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू में यानी डिस्काउंटेड वैल्यू में लेना है। और अगर ऑलरेडी आपने वो लाइबिलिटी पहले के पुराने एसेट में अकाउंट की थी अनडिस्काउंटेड टर्म्स में, क्योंकि तब AS 29 डिस्काउंटिंग मना करता था, राइट। अभी वो डिस्काउंटिंग सिर्फ इसी लाइफ की लाइबिलिटी को अलाउ करता है। तो ये आपको प्रोस्पेक्टिवली डिस्काउंट करना है, मतलब बिगिनिंग से उसको फिर डिस्काउंट नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है उसको, जैसे अब ये लाइबिलिटी में इस एग्जांपल में था कि 3 साल बाकी है, तो 3 साल के लिए डिस्काउंटिंग किया। हो सकता है आपने इस 6 लाख को कैपिटलाइज किया होगा 5 साल पहले, 6 साल पहले, पर अभी 3 साल बाकी है, तो 3 साल का ही आप उसको डिस्काउंटिंग करिए।